सदकल्लाहुल अज़ीम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम थे कॉम्प्लेक्स कंसोलिडेशन पे। वी जस्ट स्टार्टेड। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट तो किया था, हम एक क्वेश्चन भी हमने स्टार्ट किया था, लेकिन क्वेश्चन को हम ना कंप्लीट नहीं कर पाए थे, क्लास का टाइम ओवर हो गया था। फिर मुझे एक वेडनेसडे को एक इमरजेंसी कहीं जाना पड़ गया, आउट ऑफ सिटी। तो मुझे इन्फॉर्म करना याद नहीं रहा, बस वो इतनी जल्दी जल्दी में निकले कि इन्फॉर्म करना याद नहीं रहा। तो बहरहाल वो क्लास नहीं हो सकी, जिसके लिए मैं माजरत हूँ कि आप लोगों का कीमती टाइम मेरी वजह से ज़ाया हुआ। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम इस लॉस को कवर करें। आई विश कि मुझे कोई एक्स्ट्रा क्लास मिल जाए इस वीक में। अगर ऐसा हो जाए तो हमारा वो लॉस कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, हम थोड़ा सा बात को स्पीड अप करेंगे। तो आपके सामने वही क्वेश्चन मौजूद है जो उस दिन हम अधूरा हमने छोड़ा था। और उस दिन भी जब हम कर रहे थे तो एक्सेल की शीट पे कर रहे थे, तो कुछ ना कुछ मुझे लग रहा था कि उस तरह से मजा नहीं आ रहा जिस तरह से हम नॉर्मली क्वेश्चन को एंजॉय करते होते हैं, कि जिसकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करते हैं। तो आज इस क्वेश्चन को मैं वन नोट पे करूंगा, लेकिन क्वेश्चन में पढ़ने के ऊपर दोबारा उतना ही टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूंगा, लेकिन आपको जहां लगे कि बात समझ नहीं आई, आप मुझे रोक सकते हैं। मैं थोड़ी सी स्पीड इसलिए बनाने की कोशिश करूंगा क्योंकि क्वेश्चन पूरा मैं पहले पढ़ चुका हूँ पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा बात समझ आए। तो लेट्स स्टार्ट। दो सब्सिडरीज हैं। पेरेंट है अल्टीमेट पेरेंट ग्लव। ग्लव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसोलिडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शो यू व्हाट इज ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर कुछ यूं है, एक है ग्लव, एक है उसकी सब्सिडरी बॉडी, और एक है उसकी सब्सिडरी फिट के नाम से। तो इस तरह से ये वर्टिकल इसको ग्रुप में नाम दिया था। तो ग्लव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसोलिडेशन ऑफ बोथ सब्सिडरीज विद इट्स ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बॉडी और फिट दो सब्सिडरीज हैं। फिट को हम बल्कि कहते हैं सब सब्सिडरी। सब्सिडरी की सब्सिडरी को हम कहेंगे सब सब्सिडरी। तो अब ना हम चूंकि दो सब्सिडरीज हैं, तो वर्किंग वन हम दो दफा करेंगे। दो दफा, एक दफा हम बॉडी की, वर्किंग वन का नाम क्या होता है चले पहले मैं वो लिख दूं, equity of subsidiary, equity of subsidiaries। इसमें ना हम दो दफा करने का मतलब है कि हम चार कॉलम बनाएंगे, क्योंकि हम जब एक दफा करते हैं तो हम दो कॉलम बनाते हैं। बॉडी का हम अलग कॉलम बनाएंगे दो, फिट के दो अलग कॉलम बनाएंगे, और एक कॉलम बनता होता है एट एक्विजिशन का, एक होता है एट रिपोर्टिंग का। तो यूं समझे कि हम दो दफा वर्किंग कर रहे हैं, डबल वर्किंग कर रहे हैं, बॉडी के रहता और फिट के रहता। तो मैक्सिमम जो है ना, आपको जब कंसोलिडेशन एग्जाम में रिक्वायर्ड होगी तो दो ही सब्सिडरीज होंगी। वैसे सब्सिडरीज तीन और चार भी हो सकती हैं क्वेश्चन के अंदर भी, लेकिन वो डिस्पोजल का सिनेरियो होंगी, जिसकी बात मैं इंशाल्लाह कल करूंगा। होपफुली कल करेंगे डिस्पोजल की बातें। आज हम सिंपल पहले ये डिस्कस करेंगे, डिस्कशन पे डिस्पोजल की बातें जब मैं कल करूंगा तो मैं बताऊंगा कि तीन और चार सब्सिडरीज भी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली कंसोलिडेशन दो की करनी होगी। उसकी वजह कल बताऊंगा मैं। तो हम ये कॉलम बनाएंगे। अब मैं वो जो पैराग्राफ पढ़ा था मैं जल्दी से पढ़ के, शेयर कैपिटल है। अगर आप बैलेंस शीट के फेस को देखें तो शेयर कैपिटल में 40 20, अदर रिजर्व 5 8, रिटर्निंग 25 10। ये मैं डाटा पुट कर देता हूँ। शेयर कैपिटल है, अदर रिजर्व्स है, रिटेन अर्निंग है। तो पहले बॉडी की देख लेते हैं। 40 एट एक्विजिशन भी 40 होगा, रिपोर्टिंग डेट में तो 40 है। 5 और 25, ये डेटा मैं पहले भी लिख चुका हूं, लेकिन मुझे अब यहाँ पे दोबारा करना पड़ेगा। वो एक्सेल की शीट पे हमने किया था। 20 8 और 10, ये हो गया। हमने बैलेंस शीट के फेस से जो डेटा उठाया है वो हमने सिंपली यहाँ पे लिख दिया।
अब आगे चलते हैं। अब वो पहला पैराग्राफ जो हमने पढ़ा था, इसमें पता चला था कि ग्लब ने 80% शेयर एक्वायर किए हैं बॉडी के, और कब? 1 जून 15 को। ठीक हो गया। जब बॉडी के अदर रिजर्व और रिटेनिंग 4 और 10 थे, अदर रिजर्व और रिटेनिंग 4 और 10 थे। ठीक हो गया, ये पहला पैराग्राफ है। और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 60 थी। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट बच्चों जब 60 थी, मैंने इसके ऊपर क्या बात की थी उस दिन, कि अगर ये 60 है ना, तो ये बनता तो वैसे 40 और 10 50 और 4 54 है। तो अगर 60 अगर हमें कहता तो इसका मतलब है 5 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। ये बातें भी उस दिन हुई थी। ओके, द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बॉडी वाज 61 जून, यानी कि जिस दिन हमने एक्वायर किया। बॉडी ने एक्वायर किए 70% ऑर्डिनरी शेयर ऑफ फिट के 1 जून 2015 को, सेम डेट को, जब उसके रिजर्व और रिटर्निंग 8 और 6 थे। 8 और 6 थे। शेयर कैपिटल नहीं बताया, ये एज्यूम होगा जो आज है वही एक्विजिशन डेट पे था। ठीक हो गया जी। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आप कह रहे हैं 6 की है, मैंने कितनी 5 की लिखी हुई है? हाँ जी 6 की है, बिल्कुल सही कहा आपने। इसका मतलब है आप जाग रहे हैं। ठीक हो गया, जबरदस्त। 6 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। Retain earnings की the fair value of net assets of it at that date was 39। अब इसकी fair value adjustment 39 है, टोटल fair value 39 है। तो अगर टोटल करें 20 और 8 28 और 6 34, तो ये 5 की fair value adjustment बनती है यहाँ पे। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अच्छा, एक बात में जो बड़ी इंपॉर्टेंट करूंगा इस क्वेश्चन के खत्म होने के बाद, कि इत्तेफाक से जिस दिन ग्लब ने बॉडी को एक्वायर किया 1 जून 15 को, उसी दिन बॉडी ने फिट को एक्वायर किया। मुझे याद करवाइएगा इस क्वेश्चन के एंड पे, मैं खुद भी याद रखूंगा, अगर लेकिन मैं भूल भी जाऊं तो मुझे ये याद करवाइएगा, अगर ये डेट डिफरेंट होती तो क्या करते। इसका जवाब मैं दूंगा क्वेश्चन खत्म होने के बाद। ठीक हो गया, अगर ये डेट सेम ना होती तो क्या करते। आगे चलते हैं। पहला पैराग्राफ तकरीबन खत्म हो गया, लेकिन इसमें कहा था एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू ओवर नेट एसेट्स ऑफ बॉडी एंड फिट इज ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ नॉन डेप्रेसिबल लैंड। नॉन डेप्रेसिबल लैंड है, वो ये कहना चाह रहा है कि इनकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो कॉलम 1 में लिखी है वही कॉलम 2 में लिखेंगे, क्योंकि लैंड है ना, लैंड तो डेप्रेसिएट नहीं होती। जब डेप्रेसिएट नहीं होती तो डेप्रेसिएट की एडजस्टमेंट कॉलम 2 में नहीं होगी। ओके, इस तरह पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे दोबारा, मतलब उस दिन भी हमने पढ़ा था, आज फिर। Body owns several trade names which are highly regarded in the marketplace. Uh, मैं ये पैराग्राफ पढ़ के फिर आपसे पूछूंगा रिगार्डिंग एनी कंफ्यूजन इन पैराग्राफ 1 and 2। आई नो कि मेरी आज स्पीड थोड़ी ज्यादा है, वजह यही कि हम पहले पढ़ चुके हैं। बॉडी हैज इन्वेस्टेड सिग्निफिकेंट अमाउंट इन मार्केटिंग दीज ट्रेड नेम्स एंड एक्सपेंस द कॉस्ट। मैंने आपको बताया था IAS 38 हमें इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल, कुछ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं देता। तो बॉडी ने रिकॉर्ड नहीं किए, वो तो उसके लिए इंटरनली जनरेटेड थे, लेकिन हम पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंटरनली जनरेटेड नहीं है, तो हम इन इंटेंजिबल को जरूर रिकॉर्ड करेंगे। None of the trade name has been acquired externally and therefore the cost has been capitalized, has not been capitalized, cost को capitalize नहीं किया। On the acquisition of body by glove, a firm of valuation expert, trade name 5 है, trade names की जो value है वो 5 है, and this valuation has been taken into account by glove by offering 60 million। जब वो कहता है कि हमने उसको 60 मिलियन का acquire किया ना, इन्वेस्टमेंट जब की है, हमने ये 5 मिलियन को भी सामने नजर में रखा था, हमारे माइंड में ये 5 मिलियन भी था। The valuation of trade name is not included in the fair value of net assets above। जो फेयर वैल्यू ऊपर हमें बताइए ना, ये वाली फेयर वैल्यू, इसके अंदर वो कहता है इसके अंदर ट्रेड नेम शामिल नहीं है। ट्रेड नेम नॉट इंक्लूडेड, इसमें शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है तो कोई मसला नहीं, हम खुद कर देंगे। कितने के हैं ये ट्रेड नेम? ये ट्रेड नेम है जी 5 के। The valuation of trade name is not included in the fair value of net assets above. Group policies to amount as intangible over 10 years।
कितने साल हो गए हमें इसको एक्वायर किए? हमने 1 जून को एक्वायर किया था, आज 31 हमने 1 जून 2015 को एक्वायर किया था, 2 साल हो गए एक्वायर किए हुए। तो सबसे पहले तो ये लैंड की एडजस्टमेंट थी। अब हम बात करेंगे ट्रेड नेम की। ट्रेड नेम की एडजस्टमेंट 5 है, अगर ये 5 मिला लो तो ये 60 नहीं 65 हो जाएगा। अब वो 60 में 5 शामिल नहीं था, तो अगर 5 शामिल करेंगे तो 65 हो जाएगा। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये कि 5 को 10 सालों में मोनेटाइज करें तो 0.5 की मोनेटाइजेशन बनती है पर एनम। एक्वायर किए हो गए 2 साल, तो 2 साल की मोनेटाइजेशन बनी 1 मिलियन। तो 5 में से 1 माइनस कर दें, 5 में से 1 माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 4 मिलियन। तो 4 मिलियन यहाँ पे आ जाएगा सेकंड कॉलम में। अब मैं सुकून से इन तमाम चारों कॉलम का टोटल कर सकता हूँ। इट इज 40 प्लस 25 प्लस 6 प्लस 4 75। ट्वेंटी प्लस 8 प्लस 10 प्लस 5 43। जी थैंक यू। 80 है। क्या करें यार, मेरी कैलकुलेशन कमजोर है। 40 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 6 प्लस 4। यस 80, यू आर राइट। बच्चों मैं आप सबसे रिक्वायर करूंगा कि इन 4 कॉलम में कोई कंफ्यूजन हो तो बता दें। वर्किंग 1 के 4 कॉलम जो मैंने बनाए हैं, क्वेश्चन को भी सामने रख लें, वर्किंग को भी सामने रख लें। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन तो मुझे बता दें, नहीं तो हम आगे चलेंगे। अहमद एजाज ने पता नहीं किस बात पे नेवर एवर कहा, मुझे नहीं पता। चिश्ती साहब ये ट्रेड नेम क्या होता है? लास्ट बात कौन सी थी मुझे नहीं पता। अहमद एजाज पहेलियां ना बुझवाया करो अहमद एजाज। ट्रेड नेम, ट्रेड मार्क का पता है आपको? चिश्ती साहब ट्रेड मार्क का पता है? बस उसी को ट्रेड नेम कह रहे हैं यार, ट्रेड मार्क। तो ट्रेड मार्क है हमारा, तो उसकी वैल्यू हमने नहीं लगाई हुई थी। ठीक है, तूबा फिर सुन ले। उसने कहा, उसने कहा कि ट्रेड नेम है कुछ इस सब्सिडरी के 5 मिलियन के। जब हमने उसको 60 मिलियन की ऑफर की तो हमारी नजर में ये ट्रेड नेम शामिल थे, लेकिन जो पैराग्राफ 1 में आपको 60 की फेयर वैल्यू बताई है उसके अंदर ये 5 मिलियन शामिल नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ बॉडी जो हमें 60 ऊपर बताई थी ना, उसके अंदर ये 5 मिलियन शामिल नहीं थे। तो इनको भी शामिल करना चाहिए था, क्योंकि आईएफआरएस 3 का बेसिक रूल क्या है कि हर एसेट, सब्सिडी का हर एसेट, चाहे वो टेंजिबल है, उसको मैयर करेंगे हम फेयर वैल्यू पे। ठीक है, तो उसको भी फेयर वैल्यू पे शामिल करना चाहिए था। जी, एक दफा फिर पढ़ लें, मुझे बताइएगा फिर। जी बच्चों, ये 5 लाख, सॉरी 5 मिलियन क्लियर हो गया। तूबा खासतौर पे आपने पूछा था। ओके जबरदस्त। वर्किंग 1 के अंदर अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऐसे ही ना? नाउ मूविंग टूवर्ड वर्किंग नंबर 2। वर्किंग नंबर 2 पे जाएंगे हम। वर्किंग 2 पढ़ने से पहले, करने से पहले, चले इंफॉर्मेशन नंबर 3 बाद में पढ़ता हूँ। पहले मैं आपको वर्किंग 2 करके दिखाता हूँ। इन्फॉर्मेशन नंबर 2 मैंने पढ़ ली है, 3 पढ़ ली है मैंने, उसका वर्किंग 2 से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं आपको वर्किंग 2 पहले समझाना चाहता हूँ।
वर्किंग नंबर 2, गुडविल। ये उस दिन मैं कर रहा था तो क्लास का टाइम खत्म हो गया था, तो यहाँ पे एक दो बच्चों ने मुझे कहा था कि सर जी कंफ्यूजन है और समझ नहीं आई। मैंने कहा था चले नेक्स्ट क्लास में रिपीट करेंगे। तो वर्किंग 1 तो उस क्लास में भी पूरी हो गई थी, तो वर्किंग 2 हमारा आज मेन फोकल पॉइंट है जिसके ऊपर हमें फोकस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट, पहले मैं गुडविल कैलकुलेट करूंगा एक सब्सिडरी की, पहली सब्सिडरी यानी कि बॉडी की, फिर हम कैलकुलेट करेंगे फिट की। इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की थी हमने? बॉडी में इन्वेस्टमेंट की थी हमने 60 की, 60 की इन्वेस्टमेंट की थी। उसके बदले में मिला क्या था? उसके बदले में सब्सिडरी के नेट एसेट्स कितने? 65 मिलियन के। कितने परसेंट? 80% के मालिक बने थे हम। ये ग्रुप स्ट्रक्चर का मैंने थोड़ी सी ड्राइंग बनाई हुई है। हमने 80% एक्वायर किया था ग्लव को, 65 का 80%, 52। इट मींस वी पेड गुडविल ऑफ 8 मिलियन। इस 8 मिलियन की गुडविल में मेरा ख्याल है किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी सिंपल थी। बोले any confusion in this 8 million? चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। जुनेद ने पूछा लैंड की फेयर वैल्यू एडजस्ट करते हुए 65 क्यों नहीं लिया सर? यार जुनेद, आप 65 ले लें लैंड की एडजस्टमेंट करते वक्त, इसमें क्या मसला है? आप वर्किंग 1 पे दोबारा ले गए मुझे। यहाँ पे आपने 40 लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 10 लिखा, यहाँ 65 लिखा, तो फिर ट्रेड नेम मिला के 65 था, ये भी लिखे, तब भी बैलेंसिंग फिगर 6 आएगी। ये ऐसा जादू है कैलकुलेशन का, ये तब भी 6 आएगी। करके देख लें यार आप। लैंड की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त आप 65 को कंसिडर कर लें, तब भी 6 ही आएगी लैंड की फेयर वैल्यू। जुनेद जरा चेक कर लें। ठीक है जुनेद मियां, समझ आ गई बात? लेकिन अगर नीचे 65 लेंगे तो ट्रेड नेम भी शामिल करना पड़ेगा। क्या बात है! अरे वाह, जुनेद को समझ आ गई। अच्छा, अब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे फिट की। हाँ हाँ हाँ, जी जी, इफेक्ट कैंसिल हो गया मेरे साथ। फिट की गुडविल, इसके ऊपर खास तवज्जो चाहिए। एक फिट की गुडविल के ऊपर और एक एनसीआई के ऊपर खास तवज्जो चाहिए। फिट में हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है? नहीं, हमने तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। हमारी सब्सिडरी ने इन्वेस्टमेंट की है। कितनी? 30। किसने? हमारी सब्सिडरी, जिसका नाम है बॉडी। हम अपनी सब्सिडरी को कितना ओन करते हैं? 80%। मैं इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखूंगा तो सही, लेकिन दो तरह की लिखूंगा। मैं ये देखूंगा डायरेक्ट कितनी की है और इनडायरेक्ट कितनी की है। हमने डायरेक्ट तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, लेकिन इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब है मैंने नहीं की, मेरी सब्सिडरी ने की है। कितनी की है? 30। और मैं अपनी सब्सिडरी को कितना ओन करता हूँ? 80%, 24। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हम समझेंगे 24 की हुई है। हाँ, अगर डायरेक्ट होती तो कैसे करते हैं वो आपको समझ आ गया। डायरेक्ट तो हम सारी की सारी लिख देते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? जो मैंने नहीं की, मेरी सब्सिडरी ने की है आगे 30 की, लेकिन मैं अपनी सब्सिडरी को कितना ऑन करता हूँ? 80। आए जी, इसके बदले में हमें मिला क्या? हमें एक मिली सब्सिडरी, सब सब्सिडरी कितनी, कितने एसेट्स हैं उसके? उसके एसेट थे 39। लेकिन क्या इस 39 को हम फुली ओन करते हैं? नहीं। हम इस सब सब्सिडरी को कितना ओन करते हैं, इसके लिए हमने एक कंसेप्ट सीखा था,
इफेक्टिव शेयर होल्डिंग का। इसमें हम देखते हैं डायरेक्ट कितना है और इनडायरेक्ट कितना है। डायरेक्ट तो हमारा कोई इसमें शेयर होल्डिंग नहीं है। इनडायरेक्ट है 80 का 70%, ये बनता है 56%। तो हम इसको 56% ओन करते हैं। अच्छा, अगर इफेक्टिव शेयर होल्डिंग का कंसेप्ट समझ आ जाए तो इफेक्टिव एनसीए भी समझ आ जाएगा। इफेक्टिव एनसीए कितनी हुई? 44%। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब 39 का 56%, 39 का 56, 39 का 21.84, 24 में से ये माइनस करते हैं 2.16। तो इस तरह से दो कंपनीज की गुडविल मिला के 10.16। मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ और आपके पास 2 मिनट हैं, इस गुडविल की वर्किंग को देख लें, अच्छे तरीके से समझ लें। कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दें। ये थोड़ी नई चीज है, टेक्निकल चीज है। इफेक्टिव शेयर होल्डिंग के कंसेप्ट के साथ गुडविल हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लीज देख लें और मुझे बताएं। इफेक्टिव शेयर होल्डिंग को सुन लें। 56% कैसे आया? अब्दुल राफे, जरमीना, सुन लें। हम फिट को, सब सब्सिडरी जिसका नाम फिट है, हम इसको डायरेक्टली, हमारी कोई जान पहचान नहीं है इससे, हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है हमारी सब्सिडरी ने 70%। हम अपनी सब्सिडरी को ओन करते हैं 80%। हम जिसको 80% ओन करते हैं उसने आगे 70% इन्वेस्टमेंट की हुई है, 70% शेयर एक्वायर किए हैं। तो इस तरह फिट में मेरा इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन बनता है 56% का। ठीक है, वैसे ये बात इतनी मुश्किल नहीं थी। सब सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट भी इफेक्टिव शेयर होल्डिंग की अकॉर्डिंग क्यों नहीं लेंगे? रेहान का क्वेश्चन है। अच्छा रेहान, इन्वेस्टमेंट हमारी सब्सिडरी की है, इन्वेस्टमेंट सब सब्सिडरी ने नहीं की। समझे ना रेहान खान? इन्वेस्टमेंट सब सब्सिडरी ने नहीं की, इन्वेस्टमेंट की है सब्सिडरी ने। और सब्सिडरी को हम कितना ओन करते हैं? 80%। लेकिन नेट एसेट सब सब्सिडरी के हैं, उसको हम कितना ओन करते हैं? 56%। रेहान खान, आपके इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया आपको? जी जरमीना और मुझे राफे बताएं कि क्या इफेक्टिव शेयर होल्डिंग का कंसेप्ट क्लियर है या स्टिल कोई कंफ्यूजन है, तो कि एग्जांपल दूं। जरमीना और राफे ने क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैं इनसे स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ कि स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन तो मैं कोई एग्जांपल बना के इसको मजीद डिस्कस कर सकता हूँ। जी अहमद एजाज, जब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होगी तो उसको डी शेप ग्रुप कहेंगे। जरमीना कहते हैं कि समझ तो आ गई है लेकिन एग्जांपल भी दे दें।
यानी कि मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है ना। देखिए पता है क्या होता है, हमारा नाम है ग्लव, हम ओन करते हैं बॉडी को, और बॉडी ओन करती है फिट को। मैं अगर ये कहूं हम 80% ओन करते हैं और ये 70%। मैं अगर ये कहूं कि फिट का प्रॉफिट होता है 100 मिलियन का, 100 मिलियन का, मुझे बताएं इस प्रॉफिट में बॉडी का कितना हिस्सा है? 70। इस प्रॉफिट में बॉडी का कितना हिस्सा है? ये बॉडी का शेयर हो गया। अच्छा, इस प्रॉफिट में ग्लव का कितना हिस्सा है? ये ग्लव का शेयर आ गया। यानी कि हम पता क्या कहना चाह रहे हैं, अगर फिट 100 रुपया कमाए ना, उसमें से 56 रुपए तो ग्लव को जाएंगे। हालांकि ग्लव डायरेक्टली फिट को जानता तक नहीं है, लेकिन फिट चूंकि 100 रुपए कमाएगा तो उसमें से 70 तो बॉडी के हिस्से में जाना है। बॉडी का प्रॉफिट है, बॉडी का हिस्सा है उसमें। और इस 70 में 80% ग्लव का हिस्सा है। तो फिट के हर 100 रुपए के बदले में ग्लव को 56 रुपए मिलने हैं। तो क्यों ना कहें कि इफेक्टिव शेयर होल्डिंग 56% है। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ही सही। शुक्र है अहमद एजाज, आपको कोई बात अच्छी तो लगी। जी जरमीना और अब्दुल राफे, अब क्लियर है, अब कोई कमी तो नहीं रहेगी। चलिए, जी थैंक यू, थैंक यू। बच्चों, अच्छा अब मुझे गुडविल की बात बताएं। गुडविल 10.16 पे सब एग्रीड हैं? कोई कंफ्यूजन है खासतौर पे फिट की गुडविल पे? कोई कंफ्यूजन है तो बोल दें, नहीं तो आगे चले हम। 2.16, 2.16, 2.16 की गुडविल जो कैलकुलेट हुई, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं है। खामोशी का मतलब यही होता है कि बस ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। चलो, लेकिन बच्चों अब कंफ्यूजन होगी आपको थोड़ी थोड़ी। मैं फिट की गुडविल कैलकुलेट करने का अल्टरनेट मेथड आपके सामने पेश करने लगा हूं। अच्छा, पहले वाला मेथड जो लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, इसी को पहले देखें दोबारा। हम ये एज्यूम कर रहे थे कि गुडविल कैलकुलेट कौन कर रहा है? ग्लव, अल्टीमेट पेरेंट का अकाउंटेंट। वो ये देख रहा था हमने डायरेक्ट कितनी इन्वेस्टमेंट की है, इनडायरेक्ट कितनी की है, और हम फिट को, सब सब्सिडरी को कितना इफेक्टिवली ऑन करते हैं, 56%। ये ग्लव के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी वर्किंग की। अब अल्टरनेट मेथड ना, जरा थोड़ी देर को आप एज्यूम करें। आप कहते हैं कि हम तो ग्लव के अकाउंटेंट हैं, लेकिन हमने तो फिट के अंदर इन्वेस्टमेंट की ही नहीं है, तो हम क्यों गुडविल कैलकुलेट करें? आप फोन उठाएंगे, बॉडी के अकाउंटेंट को फोन करेंगे कि यार आप लोगों की एक सब्सिडरी है। देखिए आप कौन है, आप या मैं इस वक्त, हम कौन है? हम हैं ग्लव के अकाउंटेंट। हम खुद गुडविल कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम बॉडी के अकाउंटेंट को फोन करेंगे। यार आप लोगों की एक सब्सिडरी है, बॉडी को हम कह रहे हैं
कि आप लोगों की एक सब्सिडरी है जिसका नाम फिट है। अब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आप बताएं आपने क्या गुडविल पे करके एक्वायर किया। तो अब ये गुडविल की वर्किंग कौन करने लगा है? बॉडी। गुडविल ऑफ फिट कैलकुलेट कौन कर रहा है? बाय बॉडी। तो इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? अब ये आप थोड़ी देर के लिए ना बॉडी के अकाउंटेंट बन के सोचें। हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, बॉडी के अकाउंटेंट बन के सोचें, हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है कितनी? 30। हमें इसके बदले में मिला क्या है? नेट एसेट्स। कितने? 39 के। हम कितना ओन करते हैं इस फिट को? हम बॉडी के अकाउंटेंट बन के सोच रहे हैं और हम फिट को कितना ओन करते हैं? 70%। जी 39 का 70% ले लें। 27.3। तो गुडविल कैलकुलेट हुई 2.7। ये किसने कैलकुलेट की? बॉडी के अकाउंटेंट ने। ये ग्लव ने कैलकुलेट नहीं की, बॉडी ने कैलकुलेट की है 2.7। तो दोबारा अब ग्लव के अकाउंटेंट बन जाए आप। अब दोबारा ग्लव के अकाउंटेंट बन जाए आप और ग्लव के अकाउंटेंट बन के सोचें कि हमने बॉडी के अकाउंटेंट को फोन किया कि यार आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया फिट के अंदर, आप लोग बताएंगे कितनी गुडविल आपने पे की है। तो वो हमें बताएगा 2.7। कौन बता रहा है हमें? बॉडी का अकाउंटेंट। मैं कहूंगा अच्छा तुम लोगों ने 2.7 की गुडविल पे की है, लेकिन हम तो आपको 80% ओन करते हैं। तो 2.7 का 80% ले लें। 2.16। सेम आंसर। जिनका मैथ अच्छा है ना उनको समझ आ गई होगी कि दोनों एक ही काम है, मतलब कोई फर्क नहीं है। लेकिन फिर भी ये दो प्रेजेंटेशन के मेथड हैं, ये दोनों आपको इसलिए बता दिए कि आपको पास पेपर के सॉल्यूशन में से ये दोनों नजर आएंगे, लेकिन आपने कोई एक फॉलो करना है। कौन सा? आपकी मर्जी है, जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो आप फॉलो करना। मेरे हिसाब से दोनों ही ठीक है। दोनों ही ठीक है, मुझे दोनों ही आसान लगते हैं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को किसी एक मेथड में ज्यादा आसानी फील होती है, बस वो उसी को फॉलो कर ले। लेकिन ये दोनों कम से कम पता होने चाहिए ताकि आपको पास पेपर के सॉल्यूशन देखे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। अहमद एजाज कहते हैं फर्स्ट पे टाइम सेव होगा, दूसरे मेथड में उनको घंटा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। नहीं ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल टाइम इतना सेव नहीं होता। विद इन फ्यू सेकंड्स दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। ओके चलें आगे चलते हैं। अब बच्चों इससे भी मजे की है ये एनसीआई वर्किंग नंबर 3। एनसीआई एनसीआई हमारी दो सब्सिडरीज है, एक का नाम है बॉडी जो कि हमारी डायरेक्टली है, और एक का नाम है फिट जो कि इनडायरेक्ट हमारी सब्सिडरी यानी कि सब सब्सिडरी है हमारी। मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं बच्चों, सबसे पहले आप एनसीए कैलकुलेट करेंगे सब सब्सिडरी की। सब्सिडरी की नहीं, किसकी? सब सब्सिडरी की, यानी कि फिट की। इस क्वेश्चन में फिट सब सब्सिडरी है। और कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्किंग वन का कॉलम 2 उठाते हैं ना, उसको हम एनसीए की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक दफा फिर देखें कितना? 43। जी 43 का कितने परसेंट कैलकुलेट करूं? एनीवन? 43 का कितने परसेंट? बोले 43 का। अरे वाह हाफिज नुमान, थोड़ा गलती होगी आपसे, बाकी सबने ठीक कहा। 44 44 44 44%। अरे वाह जीनियस है।
आपसे जब भी कोई आसान क्वेश्चन पूछा आपने फौरन आंसर दिए, जीनियस है। लेकिन क्वेश्चन आसान होना चाहिए, शर्त ये है। 43 का 44%, 43 का 44%, 18.92। ये तो आसान था, ये तो हो गया। लेकिन अब आएंगे बॉडी की एनसीआई, वो कितनी है? 80 का कितने परसेंट? 80 का कितने परसेंट? कितने परसेंट? बोले कितने परसेंट? कितने परसेंट लेंगे? 80 का 80, 80 कहां से आ गया खिजर? क्या करते हो यार? 80% तो हम मालिक हैं, एनसीआई तो 20% होगी ना। अरे ओ खिजर, हाफिज साहब सोचे। जी चिश्ती साहब ठीक है, अहमद एजाज ठीक है, शहनाज ठीक है। आहा, बाकी को भी समझ आ गई जो 80% की गलती कर रहे थे। तो 20% लेना है हमने, 80% नहीं लेना, 20%। रेहान खान को कोई बताए, कोई रेहान खान को बताए कि हम वर्किंग 3 कर रहे हैं, अभी 4 नहीं कर रहे। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की बातें कहां से शुरू कर दी आपने? 44 कहां से आ गया यार? रेहान खान क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? बात क्या कर रहे हैं आप? ठीक है रेहान खान, थोड़ा सा जागो। तो बच्चों 80 का 20% लेना है, पता नहीं क्या कंफ्यूजन थी, कंफ्यूजन तो होनी नहीं चाहिए। 80 है, 80 है, 80 है नेट एसेट सब्सिडरी के, और उसमें एनसीआई कितनी है? 20%। तो मसला ही कोई नहीं, कुछ बच्चे हमें कंफ्यूज हो गए। ठीक है, कर दूं कैलकुलेट 80 का 20%? 80 का 20% कितना आएगा? जी बच्चों बोले बोले बोले, 80 का 20%, 80 का 20%, 80 का 20%, 80 का 20%, 16 16 16 16। लेकिन मैं नहीं मानता, एक गड़बड़ है। 80 के अंदर एक गड़बड़ है, यहाँ पे ना बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप सीखेंगे। 80 क्या है? नेट एसेट्स है बॉडी के, इक्विटी। इक्विटी मीन नेट एसेट्स। लेकिन ये याद रखें, ये जो बॉडी के नेट एसेट्स है ना, इसमें 30 की तो इन्वेस्टमेंट की हुई है इसमें, और किसमें की हुई है? सब सब्सिडरी में। हाँ, तो सुने, बॉडी ने इन्वेस्ट की हुई है सब सब्सिडरी के शेयर्स में। जब मैंने सब सब्सिडरी की एनसीए कैलकुलेट की, तो 30 का इफेक्ट तो उसमें भी शामिल होगा। इस एरो को समझें, इस एरो को के अंदर कंसेप्ट छुपा हुआ है। मैंने इसको एनलार्ज कर दिया, बड़ा जूम करके मैं आपको समझा। ये जो 30 है, ये जो 30 की इन्वेस्टमेंट है, ये सब्सिडरी ने की है। सब सब्सिडरी के अंदर, आयजा खालिद कोई क्वेश्चन है? तो सुने बच्चों दोबारा, ये जो 30 की इन्वेस्टमेंट है, ये बॉडी ने की है फिट के अंदर। तो बॉडी के एसेट, सब्सिडरी की, फिट की, इक्विटी। जब मैंने इसकी एनसीए कैलकुलेट किया है इसके ऊपर 44% लेकर, तो 30 वो भी तो शामिल होगा जो इन्वेस्टमेंट बाय बॉडी है, इसकी इन्वेस्टमेंट और सब सब्सिडरी की इक्विटी है। तो 30 डबल काउंट हो रहा है।
अब मैं इसके नेट एसेट्स को लेके जब एनसीए कैलकुलेट करूंगा तो 30 का डबल इफेक्ट आ जाएगा। तो 30 का डबल इफेक्ट ना आए, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जितनी इन्वेस्टमेंट सब्सिडी ने सब सब्सिडी में की होगी वो माइनस कर देंगे। इन्वेस्टमेंट बाय सब्सिडी इन सब सब्सिडी वो माइनस कर देंगे। जो फिर अमाउंट आएगी उसका 20% लेंगे, जो कि 10 आएगा। 50 का 20% 10, 28.92। कुछ बच्चों को कंसेप्ट समझ आ गया होगा, कुछ को नहीं आया होगा। मतलब थोड़ा मुश्किल बात थी, कोशिश तो की उसको समझाने की, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को ये बात देर से समझ आती है। लेकिन मैं आपको कहूंगा यहाँ पे आपने इस चीज को रटा लगाना है कि जब भी सब्सिडी की एनसीए कैलकुलेट करेंगे, इसकी एक टेक्निक सीख लें कि सब्सिडी के नेट एसेट्स में से इन्वेस्टमेंट की अमाउंट माइनस कर देंगे। वो इन्वेस्टमेंट जो सब्सिडी ने सब सब्सिडी में की हुई है, वो इन्वेस्टमेंट माइनस करने के बाद हम एनसीए की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, मुझे पता था जमीना कि ज़हीन बच्चों को बात समझ नहीं आती, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि आप इस चीज को रटा लगाएं कि एनसीए कैसे कैलकुलेट करनी है सब्सिडी की। सब्सिडी की जितनी इक्विटी होगी उसमें से, इक्विटी मीन नेट एसेट्स, उसमें से वो इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे जो सब्सिडी ने सब सब्सिडी में की होगी। सब्सिडी ने जो सब सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट की होगी वो माइनस कर देंगे। तो बस इस चीज को आपने रटा लगा लेना है, इस कंसेप्ट को। जी, शेख अब्दुल हाफिज बिल्कुल ठीक कहा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब्सिडी की इक्विटी के ऊपर एनसीए परसेंटेज मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करना है? सब्सिडी की इक्विटी में से वो इन्वेस्टमेंट माइनस करनी है जो सब्सिडी ने सब सब्सिडी में की हुई। ठीक है राफी साहब? नहीं अहमद एजाज, इसके पीछे कंसेप्ट वो नहीं है जो आप बोल रहे हैं। आप बहरहाल, कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट ये है, अरे यार दोबारा समझ लें कंसेप्ट क्या है। ग्लव ने इन्वेस्टमेंट की, बॉडी ने इन्वेस्टमेंट की फिट में। इसकी इन्वेस्टमेंट जो है, इसकी इक्विटी है। इसकी इक्विटी का जब आपने 44% ले लिया, तो वो जो इन्वेस्टमेंट 30 की बॉडी ने फिट में की थी, तो उस 30 का भी तो 44% आ गया होगा। अब दोबारा अब बॉडी के जब आप एसेट्स गिनेंगे तो उसमें भी 30 शामिल है, तो 30 तो डबल काउंट हो गया। हाँ, हाफिज नुमान ये बात कि 30 बॉडी की इन्वेस्टमेंट का पार्ट है और सब फिट की इक्विटी का पार्ट है। तो जब आपने इक्विटी का 44% ले ही लिया है, तो फिर बॉडी की एनसीए कैलकुलेट करते वक्त 30 का इफेक्ट दोबारा आ जाएगा, तो 30 वहां से रिड्यूस कर दे। जी सरमीना, कुछ बात क्लियर हुई? और अल्टीमेटली जब क्लियर नहीं होगी ना, मैं आपको यही कहूंगा कि फिर रटा लगा लें। जी सरमीना, अरे वाह, मंसूर अहमद को क्लियर हो गया। ओ अच्छा, आप समझ आ गया शनाज को। शनाज को ये बात समझ आ गई कि ये मुझे बात समझ नहीं आनी। जमीना, वैसे इतनी मुश्किल बात नहीं थी। मैं कैसे समझाऊं? चलो जमीना, एक लास्ट ट्राई करके देखता हूँ। अच्छा जमीना, मैं आपके लिए ना एक लास्ट ट्राई करता हूँ, फिगर लेके, अमाउंट लेके, ताकि
कंसेप्ट समझ आ जाए तो अच्छी बात है। इसकी नेट एसेट्स हैं 100 के, इसके नेट एसेट्स हैं पता नहीं कितने, 70 के, 50 के, जो भी है। नेट एसेट्स का मतलब इक्विटी भी होता है। लेट से इसकी एनसीआई है 44%, मैंने 50 का 44% ले लिया। अब ये जो नेट एसेट्स इसके हैं, इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है 30 की फिट के अंदर, सब सब्सिडरी के अंदर। जब मैंने 50 का 44% लिया तो 50 के अंदर 30 भी शामिल है। ये 50 क्या है? इक्विटी किसकी? फिट की। इसने इन्वेस्टमेंट इसके शेयर में की हुई है ना, तो इसकी इक्विटी, इसकी इन्वेस्टमेंट, फिट की इक्विटी, बॉडी की इन्वेस्टमेंट, तो ये 30 इस 50 के अंदर शामिल है, ये 30 इस 100 के अंदर भी शामिल है, इस 30 ये दोनों के अंदर शामिल है, इसके 100 में, इसके 50 में। जब ऑलरेडी 50 का जब मैंने 44% ले लिया, तो अगर मैं 100 का अब 20% अगर लूंगा ना, तो ये 30 दो दफा आ गया। 100 का 20 नहीं लेना चाहिए था मुझे, 100 में से 30 माइनस करके 20% लेना चाहिए। पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। जरमीना, अब कुछ बात समझ आती है? नहीं चिश्ती साहब, नहीं, जिस तरह से आपको समझाया गया आपने सिर्फ सब्सिडी में से माइनस करना है। चले माशाल्लाह, ज्यादातर स्टूडेंट को बात समझ आ गई है, लेकिन बाकी अगर कोई ऐसा है तो जिसको मैं ये कहूंगा कि एक दो क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ भी आनी शुरू हो जाएगी, लॉजिक भी समझ आ जाएगी, और नहीं भी आएगी तो कम से कम रट्टा इस चीज को लग चुका होगा कि हमने माशाल्लाह जिस तरह मीना मुझे समझ आ गई। तो हम ना इस तरह के क्वेश्चन जब बार बार करेंगे तो प्रैक्टिस में भी आ जाएगी हमारी बात। तो एनसीआई अब टोटल मेरे पास आ गई 28.92। अब वर्किंग फोर पे आएंगे, ग्रुप रिटेन अर्निंग। टाइम कम है, मैं चाहता हूं कि हम आज इसके अलावा एक और क्वेश्चन करें डी शेप ग्रुप का। ग्रुप रिटर्निंग पे जल्दी से आते हैं। ग्रुप रिटर्निंग में पेरेंट की अपनी रिटर्निंग है 135, पेरेंट का नाम है ग्लव, ग्लव की अपनी रिटर्निंग है 135। बॉडी और फिट के लिए क्या करना है हमने? इन दोनों कॉलम का डिफरेंस 80 और 65 का, 80 और 65 का हम लेंगे 80%। 80 माइनस 65 का 80% बनता है 12। और फिट का कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोनों कॉलम का डिफरेंस कितना आता है? 43 एंड 39, 4 आता है। इसका लेंगे 56%। हम 50%, 56% ओन करते हैं, 2.24। अभी मैं टोटल कर सकता हूँ, लेकिन अभी एक इंफॉर्मेशन पढ़ने वाली रहती है, तो उस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद हम इसका टोटल करेंगे और फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। इंफॉर्मेशन नंबर 3, 4, 5। 4, 5 पहले देख लें। 5 टैक्सेशन को इग्नोर कर दें, कर दिया जनाब। गुडविल है, टेस्टेड इम्पेयरमेंट और कोई इम्पेयरमेंट नहीं है, ठीक है, काम आसान हो गया। ग्लव ने एक प्लांट अक्वायर किया, फेयर वैल्यू जिसकी 6 मिलियन है। ग्लव ने, पेरेंट ने, इन एक्सचेंज फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन एक्सचेंज फॉर प्लांट द सप्लायर रिसीव लैंड। सप्लायर ने लैंड रिसीव किया, इसका मतलब है हमने लैंड दी है, तो लैंड क्रेडिट करनी चाहिए थी हमें और प्लांट डेबिट करना चाहिए। ये एंट्री पास होनी चाहिए, जो कि हमारे यूज में नहीं थी, विच वाज करंटली नॉट यूज्ड फ्रॉम क्लब।
द लैंड हैड अमाउंट 4, लैंड 4 वाली गई है, एंड ओपन मार्केट वैल्यू वाज 7। हाँ, ओपन मार्केट वैल्यू 7 थी, लेकिन जो कि बुक में हमारी वैल्यू लैंड की वैल्यू 4 थी, तो लैंड 4 से क्रेडिट करेंगे। In the financial statement, Glove had made a transfer of 4 million from land to plant. ओहो, गलती क्या कर दी उसने? करेक्ट एंट्री बननी चाहिए थी, प्लांट को डेबिट किया जाता, लैंड को क्रेडिट किया जाता। कितने से? 4 से। प्लांट को डेबिट किया जाता 7 से। प्लांट को 7 से डेबिट करना चाहिए था कि 6 से? मुझे इसका कोई जवाब, आई 16 का कंसेप्ट है, प्लांट 7 से डेबिट होना चाहिए था कि 6 से, और लॉजिक भी बतानी है साथ। हाय हाय, तो बच्चों सुने, इसका मतलब है IS 16 नहीं आता। जो बच्चे 6 बोल रहे हैं ना, उनको IS 16 नहीं आता। हम कोई भी एसेट जब खरीदते हैं ना, उसको उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्डिंग करते हैं, बल्कि देखते हैं कि हमने इसके बदले में क्या दिया। हमने जो एसेट दिया ना, उसकी वर्थ 7 है, तो हमें ये प्लांट, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ यार, मैंने प्लांट खरीदा लैंड देके, मैं आपको क्या बताऊंगा? छोड़ो ना IS की बातें, कॉमन सेंस की बात कर लेते हैं। मैं आपको क्या बताऊंगा, मुझे ये प्लांट 7 मिलियन का पड़ा है कि 6 मिलियन का पड़ा है? मेरी वर्डिंग पे गौर करें, कितने का पड़ा है हमें ये? हाँ, कॉस्ट पे एक्वायर कर। शेख अब्दुल राफी, आपकी बात बिल्कुल इररिलेवेंट है। मॉडल तो कोई भी हो, इनिशियली हर एसेट कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है। मेरे क्वेश्चन का जवाब दें, छोटा सा क्वेश्चन मैंने पूछा। मैंने ये पूछा कि मैं आपको क्या बताऊंगा कि मुझे ये प्लांट 6 मिलियन का पड़ा कि 7 मिलियन का पड़ा? 7 का। वो 4 का कैसे पड़ा है मेरे जहाज? 7 का। मैंने जो असल में प्रॉपर्टी दी है, सिंपली एक और देसी तरीके से, छोड़े, मैंने खरीदा प्लांट, मैं इस लैंड को मार्केट में बेचूंगा तो कितने की बिकेगी? कितने की बिकेगी? 7 की। लेकिन मैं इसको बेच नहीं रहा, इसके बदले में प्लांट ले रहा हूं, तो मुझे प्लांट कितने का पड़ा? 7 का। तो प्लांट 7 से रिकॉर्ड होगा जनाब, 6 वाले गलत है, 7 से रिकॉर्ड होगा। लेकिन ये डबल एंट्री पूरी नहीं हो रही, तो 3 का प्रॉफिट हो गया ना हमें, 3 का प्रॉफिट हो गया। एंट्री होनी चाहिए थी ये, लेकिन रॉन्गली क्या पास की गई? रॉन्गली उसने सिंपली ये किया, प्लांट को 4 से डेबिट कर दिया, लैंड को 4 से क्रेडिट कर दिया। दोबारा देख लें, ग्लव हैड मेड अ ट्रांसफर ऑफ 4 मिलियन फ्रॉम लैंड टू प्लांट, लैंड से प्लांट में 4 मिलियन ट्रांसफर कर दिया। नाउ हाउ टू रेक्टिफाई? अब मैं रेक्टिफाई कैसे करूं? मैं प्लांट को डेबिट करूंगा 3 से, और प्रॉफिट को क्रेडिट करूंगा 3 से। प्लांट डेबिट, प्रॉफिट क्रेडिट। प्लांट जब डेबिट होगा तो बैलेंस शीट में प्लांट में 3 ऐड हो जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, और 3 प्रॉफिट में जब ऐड होगा तो ग्रुप रिटेनिंग में ऐड होगा। प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज। ले जी, क्वेश्चन को मुकम्मल हो गया। वर्किंग 4 का टोटल कर दें, 135 प्लस 12 प्लस 2.24 प्लस 3, 152.24। अरे यार यूनुस बुजदार, जो मर्जी कह लो, प्रॉफिट कह लो, गेन कह लो, वैसे प्रॉफिट है ये, क्योंकि एसेट बेच दिया है तो ये प्रॉफिट है।
ले जी, डाटा पुट करता हूँ बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट पे आ जाए। सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 260 में 26 और 20 ऐड करें, और 7 एडजस्टमेंट थी फेयर वैल्यू ऑफ लैंड की, 6 की और 5 की। तो 6 और 5 ऐड करें, एक सब्सिडी की 6 और दूसरी की 5, टोटल करें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की फिगर 260 प्लस 20 प्लस 26 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5, 320। ट्रेड नेम पे आ जाए। ट्रेड नेम 4 का आएगा बैलेंस शीट के अंदर। गुडविल के ऊपर आ जाए तो गुडविल है 10.16 की वर्किंग 2 के मुताबिक। कुछ इन्वेस्टमेंट एएफएस है अवेलेबल फॉर सेल। आप ये पुराना लफ्ज है, आप ये समझें कि बस इन्वेस्टमेंट है। वैसे इसका नया नाम है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, ये हमने पढ़ा हुआ है आईएएस के अंदर ये लफ्ज। इसका पुराना नाम होता था अवेलेबल फॉर सेल इन्वेस्टमेंट। तो ये 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, ये कहीं और की नहीं है, अदर इन्वेस्टमेंट के नाम से आ जाएंगी। और करंट एसेट में ये तीनों चीजें ऐड हो जाएंगी सिंपली, 65, 29 और 20, 114। टोटल कर लें 320 प्लस 4, 458.16। ये बैलेंस शीट का टोटल आ गया एसेट साइड का। 317 आपने कैसे कैलकुलेट किया था यार? 260, 220, 26, 3, 6, 5, 320 आता है। आपने 3 शायद ऐड नहीं किया, 3 जो हमें प्लान डेबिट करना था, वो जो एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन। नहीं नहीं, आपके मुंह से बिल्कुल नहीं निकला, आपके हाथ से निकला है। ठीक है चिश्ती सर, आपने लिखा है, बोला थोड़ी है। अच्छा, अब आते हैं ऑपोजिट साइड पे। ऑर्डिनरी शेयर 150 सिर्फ पेरेंट के। अदर रिजर्व हमें ना एक और वर्किंग करनी चाहिए थी अदर रिजर्व के हवाले से। याद होगा आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व के वक्त भी हमने ये बात की थी कि जो रिवैल्यूएशन रिजर्व का रूल है वो ही, जो ग्रुप रिटर्निंग का रूल है वही रिवैल्यूएशन रिजर्व का रूल है, वही हर रिजर्व का रूल है। इसका वर्किंग का नाम 4.1 रख लें, वर्किंग 5 रख लें, कुछ भी रख लें। अदर रिजर्व पेरेंट के यानी कि ग्लव के कितने हैं? 30। बॉडी के कितने हैं और फिट के कितने हैं? पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व हमने लेने हैं। बॉडी और फिट के देखें, कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व अदर रिजर्व हैं? सिर्फ बॉडी के हैं 1 के, फिट के कोई नहीं है। इसके पहले भी 8 थे, अब भी 8 है, इसके पहले 4 थे, अब 5 है। तो 1 मिलियन के अदर रिजर्व है, लेकिन इस 1 मिलियन का हम सिर्फ 80% के मालिक हैं, 0.8। फिट का कोई नहीं है तो 30.8। लेकिन जितना आप यहाँ पे ऐड करेंगे उतना ही यहाँ से माइनस करेंगे। ये पहले भी हमने काम किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अदर रिजर्व अब हम दोबारा कैलकुलेट करेंगे 51। ठीक है बच्चों,
तो 30.8 और 151.44। एनसीआई 28.92। नॉन करंट लायबिलिटी में ये ऐड कर ले तीनों तो बनता है 50। करंट लायबिलिटी में ये ऐड कर लें तो बनता है 47। टोटल करें क्या टैली होती है बैलेंस शीट? 150 प्लस 30.8 प्लस 151.44 प्लस 28.92 प्लस 50 प्लस 47, 458.16 एग्जैक्ट टैली। जी बच्चों, जी मैं कह देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लें जनाब। स्क्रीनशॉट ले लें। वर्किंग का भी ले लें। ये थोड़ा छोटा हो गया लेकिन मेरा ख्याल नजर आ जाएगा आपको। अदर रिजर्व्स हमने बात की थी कि ग्रुप रिटेनिंग का रूल क्या है। ग्रुप रिटेनिंग का रूल है पेरेंट की अपनी रिटेनिंग और सब्सिडरी की पोस्ट एक्विजिशन रिटेनिंग में पेरेंट का हिस्सा। ठीक है। अब ये जो रूल रिटेनिंग का है ना, यही रूल तमाम रिजर्व्स का है, चाहे वो रिवैल्यूएशन रिजर्व हो चाहे वो अदर रिजर्व हो। जी मैं जूम कर देता हूँ। तो वो कोई भी रिजर्व हो, उसका यही रूल है कि पेरेंट का 100% और सब्सिडरी के रिजर्व में पेरेंट का पोर्शन। जी मैंने क्वेश्चन शेयर कर दिया आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में रेहान खान। चिश्ती साहब मैंने ये भी कर दिया, आपका मसला भी हल हो गया। अदर रिजर्व की वर्किंग करना तब जरूरी है शाताद जब भी अदर रिजर्व के अंदर रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर कोई इंक्रीज होगा। सब्सिडरी के अदर रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व में जब भी इंक्रीज होगा
तो इसका मतलब है कि पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स हैं, इसमें पेरेंट का हिस्सा भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जी बच्चों, किसी का कोई और मसला रह गया इस क्वेश्चन में बता दें, नहीं तो आगे चलें। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हमने वर्टिकल ग्रुप में एक क्वेश्चन किया है। हाँ, ये आपने मुझे याद करवाया। मैंने कहा था कि मुझे ना करने के बाद ही याद करवाइएगा कि अगर ये डेट सेम ना होती, डिफरेंट डेट होती तो क्या होता। डुबोया मुझको होने नहीं, ना होता मैं तो क्या होता। कंसेप्ट समझे। एक कंपनी है जिसका नाम है ए, दूसरी बी, तीसरी सी। ए ने अक्वायर किया बी को 80%। कब? 1 जनवरी 2015 में। बी ने अक्वायर किया सी को कितना? 70%। तो 1 जनवरी 2015 अगर हो तो बात तो बड़ी सिंपल है, जैसे इस क्वेश्चन में था अभी। लेकिन अगर मैं ये डेट चेंज करूं और मैं कहूं कि नहीं, 1 जनवरी 2015 को अक्वायर नहीं किया, 1 जनवरी 2017 को अक्वायर किया, तो वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे, पहले कॉमन सेंस से मुझे इसका आंसर देंगे, फिर जब आप फेल हो जाएंगे अल्लाह ना करे कॉमन सेंस के इम्तिहान में, तो फिर मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन कॉमन सेंस का इम्तिहान ये है कि मैं जब बी की कोई भी वर्किंग कर रहा हूँ, चाहे वर्किंग 1 2 3 4 कोई भी बी की, तो बी की एक्विजिशन डेट क्या समझी जाएगी? बी की एक्विजिशन डेट क्या समझी जाएगी? बी की एक्विजिशन डेट क्या समझी जाएगी? ओ भाई, ईयर भी बताओ ना। 1 जनवरी 2015। जी, बी की एक्विजिशन डेट समझी जाएगी 2015। कोई क्वेश्चन ही नहीं था ये, सीधी सी बात। लेकिन सी की एक्विजिशन डेट क्या समझी जाएगी? सी की एक्विजिशन डेट क्या समझी जाएगी? सी लिमिटेड की। फर्स्ट जनवरी 2017। तो ठीक है, ये क्या मैं आसान आसान क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हसन अहमद नहीं, 2017 ही समझ जाएगी, 2015 क्यों समझ जाएगी? क्या हमने सी को 2015 में एक्वायर किया? नहीं, हमने तो 17 में एक्वायर किया। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि बी की एक्विजिशन डेट 2015 है, सी की एक्विजिशन डेट 2017 है। इसमें तो कोई टेक्निकल बात थी ही नहीं। आप तो हमें कंफ्यूज हो गए। कोई मुश्किल बात नहीं थी। मुश्किल बात अब करूंगा मैं। किस डेट की कंसल्टेशन होगी? आज 2019 है यार, तो कंसल्टेशन तो आज हो रही है ना। तो बात हो रही है एक्विजिशन डेट क्या समझी जाएगी। नहीं शहनाज, कोई गड़बड़ नहीं थी। आप तो सादा सवाल भी पूछ लेना तो आप कंफ्यूज रहते कि पता नहीं कोई इसका जवाब मुश्किल ही होगा। नहीं, बिल्कुल आसान सी बात थी। टेक्निकल बात अब मैं पूछने लगा कि हम हैं ए, अल्टीमेट पेरेंट, कंसोलिडेशन इसने करनी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसोलिडेशन। हमने अक्वायर किया 2017 में बी को, लेकिन बी ने सी को अक्वायर किया था 2015 में। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बी की एक्विजिशन डेट क्या समझी जाएगी? बी की एक्विजिशन डेट क्या समझी जाएगी? बोले यार, बोले
बी की एक्विजिशन डेट क्या समझी जाएगी? 2017। और मजे का क्वेश्चन है कि सी की एक्विजिशन डेट क्या समझी जाएगी? सी की एक्विजिशन डेट क्या समझी जाएगी? हा हा। सी जाएगी। हम कौन है? हम ए हैं। हम ए हैं। ए के अकाउंटेंट। बी ने सी को कब अक्वायर किया था हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने जब बी को अक्वायर किया तो सी उसके साथ आई। ठीक है। चले, कुछ एग्जांपल देते देते मैं रुक गया, छोड़ देते हैं। कुछ एग्जांपल नहीं भी देनी चाहिए। ठीक है। बी से हमारा ताल्लुक बना दोहा। बी के जो पहले से बच्चे हैं, सब्सिडरी है, वो हमारे बच्चे भी 2017 में बने। वो बच्चे पहले से थे उसके, लेकिन हमारे साथ उसका ताल्लुक कब बना? 2017 में, जब हमने बी को अक्वायर किया। ठीक है। बात समझ आ गई कि सी भले जब से सब्सिडरी थी पेरेंट की, उसकी बी की, लेकिन हमने जब बी को अक्वायर किया तो बी की ऑलरेडी कोई सब्सिडरी चल रही थी। बी की ऑलरेडी कोई सब्सिडरी थी। वो हमारी सब सब्सिडरी कब बनी? जब बी हमारी सब्सिडरी बनी। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि इसकी एक्विजिशन डेट भी 2017 ही समझी जाएगी। ठीक है। ले जनाब, ये मसला आपका हल हो गया। अगर दोनों की एक्विजिशन डेट डिफरेंट हो तो क्या रूल होगा? तो मैं इसको एक छोटी सी वर्डिंग के साथ इस बात को कहीं लिख दूं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा या तस्वीर बना लीजिएगा। पता नहीं क्या वर्डिंग होनी चाहिए। If subsidiary has sub-subsidiary prior to its acquisition, अगर सब्सिडरी की कोई सब सब्सिडरीज है इसकी एक्विजिशन से पहले, एक्विजिशन डेट of sub-subsidiary will be the date of acquisition of subsidiary. जो सब्सिडरी की एक्विजिशन डेट है वही सब सब्सिडरी की एक्विजिशन डेट समझी जाएगी। इस वर्डिंग को आप नोट फरमा लें।
If double S prior to its acquisition date of subsidiary will be the date of acquisition of subsidiary. ठीक हो गया बच्चों? तो ये वर्डिंग आप अपने पास नोट फरमा लें। ये एक अच्छा कंसेप्ट था, ये टेस्ट भी हुआ है एग्जाम के अंदर। अच्छा, मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आया, वो भी आपसे पूछ, टाइम कम है, मैं अगला क्वेश्चन भी करवाना चाहता हूँ। चले, कल थे इससे रिलेटेड एक डिस्कशन मैं आपके साथ कल भी करूंगा। अभी अब आते हैं डी शेप ग्रुप के अंदर। हम चाहते हैं कि ना, मैं ये चाहता हूँ कि आज ये क्वेश्चन हम कंप्लीट कर दें। आधा क्वेश्चन आज की क्लास में हो, आधा क्वेश्चन कल की क्लास में हो, मजा नहीं आता। तो पूरा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं या आज इसको खत्म करते हैं। रॉड, रील, लाइन, ये 3 कंपनीज है बच्चों। बैलेंस शीट के फेस से ही पता चल जाता है कि ये वर्टिकल ग्रुप है कि डी शेप ग्रुप है। कैसे? रॉड ने इन्वेस्टमेंट की हुई है रील के अंदर। इन्वेस्टमेंट इन रील किसने की हुई है? रॉड ने। इन्वेस्टमेंट इन लाइन, लाइन के अंदर इन्वेस्टमेंट किसने की हुई है? रॉड ने भी, रील ने भी। रॉड ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, रील ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी है, इनडायरेक्ट भी है। तो ये डी शेप ग्रुप बन गया। कैसे? रॉड ने रील में इन्वेस्टमेंट की हुई है, रील ने लाइन में इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन लाइन के अंदर इन्वेस्टमेंट रील ने भी की हुई है और रॉड ने भी की हुई है। अब कितने परसेंट, ये हमें स्टेटमेंट डी ऑफ CI2 समझ लें इसको। अब ना इसकी हम जो है वो अंग्रेजी पढ़ के अंदाजा लगाएंगे कि ये कब अक्वायर किया गया। ये है 30 नवंबर 2012, समझ लें आप इसको। 30 नवंबर 2012, आज 30 नवंबर 2012 है। The following is the information relevant to preparation of group finance. 80% शेयर कैपिटल ऑफ रील, इसमें मैं लिख देता हूँ 80% शेयर अक्वायर किए रील के, ठीक है। ऑन 1 दिसंबर 2009, समझ लें इसको, 2009, when retaining of real was 100 million। चले इसको पढ़ के वर्किंग नंबर 1 करते हैं पहले। इक्विटी और एक सब्सिडी का नाम है रील, एक का नाम है लाइन। कॉलम बनेंगे दोनों के दो दो। एट एक्विजिशन, एट रिपोर्टिंग, एट एक्विजिशन, एट रिपोर्टिंग। बैलेंस शीट की फेस को देख लेते हैं। शेयर कैपिटल भी है, शेयर प्रीमियम भी है, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी है और रिटेन अर्निंग भी है। शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, रिटेन अर्निंग है। फिर इसके बाद कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुई तो हुई, नहीं तो ये 4 चीजें तो है। 50, 100, 0, 200, ये आज का है रील का। 50, 100, 0, 200। इस तरह लाइन का है 250, 70, 60, 250, 70 और 60। अब शेयर कैपिटल तो एट एक्विजिशन हमें एज्यूम करना पड़ेगा, वही होगा जो आज है। शेयर प्रीमियम के बारे में भी हम यही एज्यूम करेंगे, जो आज है वही एक्विजिशन डेट पे होगा। अब आते हैं दोबारा उसी इंफॉर्मेशन पे कि रिटेन अर्निंग क्या थी। 100 मिलियन थी, 100 मिलियन थी। रिवैल्यूएशन रिजर्व आज भी नहीं है, उस वक्त भी नहीं था रील का। आगे चलते हैं। 100 million. The fair value of net assets of real was 710 at 1st December 2009। यानी कि एक्विजिशन डेट पे उसके नेट एसेट्स कितने थे? 710। अब ये 710 के अगर नेट एसेट्स हो ना टोटल, चलो मैं यहाँ पे एक लाइन छोड़ के कर देता हूँ, 710 अगर हो तो इसका मतलब है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट बनती है 10 की। 500 और 100 और 100, 700, तो बैलेंसिंग फिगर आती है 10 की। जी,
ये कॉलम क्लियर हो गया। वॉइस इशू नहीं आ रहा मेरे एंड पे, चले मैं ना कनेक्शन चेंज कर देता हूँ ताकि वॉइस इशू का प्रॉब्लम ना हो। सिग्नल तो अच्छे आ रहे हैं, मेरे एंड पे तो कोई इशू नहीं लग रहा। जी ठीक है, क्लियर है। चले इंफॉर्मेशन नंबर 1 हम पढ़ रहे थे। $710 के नेट उसने कहे। आगे चलते हैं। Any fair value net current asset and these net current assets has been realized by 30th November 2012. जी अब मैंने नेट यूज चेंज किया तो बिल्कुल क्लियर होगा, अब किसी का इशू नहीं होगा। अच्छा इस बात को समझें कि ये नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी, नेट करंट एसेट्स की, और ये करंट एसेट रियलाइज हो गए हैं आज की डेट पे, आज की डेट तक ये रियलाइज हो गए हैं। रियलाइज हो जाने का मतलब है कि अब ये एसेट एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये कहना चाह रहा है कि एडजस्टमेंट फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कॉलम 2 में नहीं होगी, क्योंकि ये एसेट ऑलरेडी रियलाइज हो चुके हैं। जी बच्चों क्लियर है? There has been no new issue of share in group since current group structure. ठीक है, वो नाम ही बताता है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जब से हमने सब्सिडी को एक्वायर किया, सब्सिडी ने मजीद कोई शेयर इशू नहीं किए। आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन नंबर 2, रॉड और रील दोनों ने मिलके एक्वायर किया, देयर होल्डिंग इन लाइन ऑन द सेम डेट। अच्छा आसानी फिर यही है कि सेम डेट को होएगा, एज अ पार्ट ऑफ अटेम्प्ट टू मास्क द ट्रू ओनरशिप ऑफ लाइन। इस तरह से उन्होंने मिलकर एक्वायर किया कि उसकी मुकम्मल ओनरशिप मिल जाए या उसकी ओनरशिप मिल जाए। रॉड अक्वायर्ड 40% और रील अक्वायर्ड 25%। रॉड ने 40% और रील ने 25। रॉड ने 40% और रील ने 25। ठीक है, ये ग्रुप स्ट्रक्चर बनता है। तो ना अब यहाँ पे ना एक और चीज हमें समझ लेनी है, जब भी ग्रुप स्ट्रक्चर, आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी वर्टिकल ग्रुप हो या डी शेप ग्रुप हो तो वर्किंग वन से भी पहले ये काम कर लिया करें। जो ये ड्राइंग मैं बनाता हूँ ना ग्रुप की, ये बना के देख लिया करें, और दोनों कंपनीज के अंदर, दोनों सब्सिडरीज के अंदर देख लिया करें कि इफेक्टिव शेयर होल्डिंग क्या है और इफेक्टिव एनसीआई क्या है। सब्सिडरी के अंदर तो मसला नहीं होता कि 80% अगर शेयर होल्डिंग है तो 20% एनसीआई है। मसला होता है सब सब्सिडरी के अंदर कि इफेक्टिव शेयर होल्डिंग क्या है। अब इफेक्टिव के लिए मुझे दो चीजें समझनी है, डायरेक्ट कितनी है, इनडायरेक्ट कितनी है। डायरेक्ट तो है 40% और इनडायरेक्ट है 80 का 25%। हम 80% ऑन करते हैं रील को, रील 25% ऑन करता है लाइन को, तो 80 का 25% कितना बनता है? 20%। तो इफेक्टिव शेयर होल्डिंग हुई 60%। तो इफेक्टिव एनसीआई क्या होगी? 40%। ये लाइन की इफेक्टिव शेयर होल्डिंग और एनसीआई में कोई इशू है किसी को? Anyone? जी बच्चों रिस्पॉन्स दें।
क्या 60% और 40% शेयर होल्डिंग और एनसीआई में कोई कंफ्यूजन नहीं है? चले ठीक है। इंफॉर्मेशन नंबर 2 दोबारा पढ़ते हैं। रॉड ने 40% और रील ने 25% शेयर अक्वायर किए लाइन के, कब? उसी दिन नहीं, उस दिन नहीं अक्वायर किए ये, बल्कि बाद में 2010 में अक्वायर किए। हमने रील को अक्वायर किया था 2009 में, लेकिन लाइन को अक्वायर किया 2010 में। कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले अक्वायर किया होता तो मसला होता, मुझे ये सोचना पड़ता कि उसकी एक्विजिशन डेट क्या है। अब एक्विजिशन डेट 2010 ही समझी जाएगी। बल्कि मैं यहाँ पे ये बात क्लियर कर दूं, यहाँ पे एक्विजिशन डेट का मतलब 2009 है और यहाँ पे एक्विजिशन डेट का मतलब 2010 है। ठीक है। Retained earning of line on that date was 50 million and those of reel was 150 million. रिटेन अर्निंग हमें बता रहा है लाइन की 50 है और रील की 150 है। रील की मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लाइन की। लाइन की कितनी? 50। लाइन की रिटेन अर्निंग 50 एट एक्विजिशन डेट लिख दिया हमने। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ लाइन एट 1 दिसंबर 2010 को, अच्छा ये भी, ये लाइन रह गई। देयर वाज नो रिवैल्यूएशन रिजर्व इन द बुक्स ऑफ लाइन। लाइन की बुक्स में कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं था उस दिन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। The fair value of net assets of line at 1 December 2010 were not materially different from carrying value. वो फेयर वैल्यू मटेरियली कोई डिफरेंट नहीं थी, तो नो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। खत्म हो गया, खत्म हो गया। वर्किंग वन क्लियर हो गई। हमने दो इंफॉर्मेशन पढ़ी है, इंफॉर्मेशन 1 एंड 2, और वर्किंग वन उसके मुताबिक हमारी कंप्लीट हो गई। इंफॉर्मेशन नंबर 3 पढ़ लेते हैं, फिर वर्किंग वन का टोटल कर लेंगे। इंफॉर्मेशन नंबर 3 पढ़ लें। मेन चीज जो है ना वो सीखने वाली वर्किंग नंबर 2 और 3 है। वही अगेन गुडविल और एनसी है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। पिछले क्वेश्चन में भी किया, तो वर्टिकल ग्रुप में जिस तरह हम वर्किंग करते हैं तकरीबन वैसी ही है डी शेप ग्रुप में। सिर्फ एक चीज का फर्क पड़ता है, वहां पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होती, यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी। तो जल्दी से मैं इंफॉर्मेशन नंबर 3 पढ़ता हूँ। ग्रुप ऑपरेट्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री and incur significant amount of expenditure on development of product. These costs were formally written off to profit or loss. हम पहले प्रॉफिट और लॉस को चार्ज कर चुके हैं एज इनकम, जैसी वो इनकम हुई थी, बट देन reinstated when related product were brought into commercial use. ये IS 38 की धज्जियां उड़ा दी इस बात में। IS 38 ये कहता है कि जब आप कोई इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल बनाएंगे ना, तो अगर वो क्राइटेरिया पूरे नहीं करता तो उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे। और एक दफा कोई भी एक्सपेंडिचर एक्सपेंस आउट हो जाए, वो दोबारा कैपिटलाइज नहीं हो सकता, वो कभी री इंस्टेट नहीं हो सकता। री इंस्टेट का मतलब है दोबारा वो हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो पहले प्रॉफिट लॉस को चार्ज कर देते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट कमर्शियल यूज में आती है तो हम उसको कैपिटलाइज कर देते हैं। नहीं भाई, गलत है, आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते, ये गलती की हुई है उसने। Reinstated costs are shown as development inventory. Development inventory के नाम से शो हो रही है। Let me show you. यहाँ नजर नहीं आ रही बैलेंस शीट की फेस पे, अभी आगे पढ़ते हैं तो आगे कहीं उसका जिक्र हो जाएगा। These costs do not meet the criteria of IS 38. मैंने पहले कह दिया था कि ये IS 38 के खिलाफ है। Cost of classification as intangible. It is unlikely that net cash flow from this product will be in excess of development cost. In the current year, Reel has included 20 million
ऑफ कॉस्ट इन इन्वेंट्री। किसकी बात हो रही है? रील की। वो ये कहना चाह रहे हैं कि रील की बैलेंस शीट में इन्वेंट्री के अंदर 20 मिलियन वो वाला शामिल है, इसके अंदर 20 मिलियन शामिल है जिसको कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए था। ठीक है, कर देते हैं माइनस। ऑफ दीज कॉस्ट 5 मिलियन रिलेट्स टू एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्ट रिटन ऑफ इन पीरियड प्रायर टू 1 दिसंबर 2009। अक्वायर करने से पहले 1 दिसंबर 2009 एक्विजिशन की है। इसमें से 5 मिलियन वो एक्सपेंडिचर है जो राइट ऑफ हुआ हुआ है ऑलरेडी, कब? एक्विजिशन डेट से पहले। Commercial sale of this product written off in the period prior to commercial sale of this product written off in prior period 1 December 2009। अरे नहीं, ये तो डुप्लीकेशन हो गई, ये डुप्लीकेशन है, इस लाइन को काट दें, ये टाइपिंग मिस्टेक है। Commercial sale of this product had commenced during the current period। कमर्शियल सेल अब शुरू हुई है। द अकाउंटेंट नाउ विशेस टू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आईएस के एन मुताबिक बन रही है, कंप्लाई स्ट्रिक्टली विद द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएफआरएस। तो क्या करना है, ये बड़ा लेंथी पैराग्राफ हो गया, मैं इसको सम अप करता हूँ कि रील ने ना 20 मिलियन के एसेट आज अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए, इंटेंजिबल, जो कि इसके इंटेंजिबल कहलाने के लायक नहीं है। तो 20 मिलियन आज के कॉलम में से माइनस करेंगे। मैं आपको 1 मिनट दोबारा दे रहा हूं, इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ें और ये बताएं कि एट एक्विजिशन वाले कॉलम में क्या एडजस्टमेंट करना। आज के कॉलम में तो 20 माइनस कर दिया मैंने, लेकिन एक्विजिशन वाले कॉलम में से क्या माइनस करना। हाँ, 15 मिलियन का है अहमद इजाज ने। नहीं जनाब, दोबारा समझ लें, इस 20 में से 5 मिलियन का वो एक्सपेंडिचर है जो एक्विजिशन डेट से पहले हो चुका हुआ है, प्रायर टू एक्विजिशन, और ये एक्सपेंस आउट हुआ हुआ है ऑलरेडी। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है? एक्सपेंस आउट हुआ हुआ है। 5 मिलियन का खर्चा हुआ था एक्विजिशन से पहले और वो भी एक्सपेंस आउट हुआ हुआ है। जब हुआ ही एक्सपेंस आउट हुआ है तो मुझे एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। दोबारा सुन लें, 5 मिलियन का एक्सपेंडिचर हुआ था और वो भी एक्सपेंस आउट हुआ हुआ है, राइट ऑफ हुआ हुआ है। तो भाई कैपिटलाइज कुछ हुआ ही नहीं है, तो मैं क्यों एडजस्ट करूं? कैपिटलाइज तो आज गलती हुई है कि आज कैपिटलाइज किया हुआ हमने 20, तो आज की कॉलम से 20 माइनस करेंगे, उस वक्त के कॉलम में से कुछ नहीं करेंगे। जी तुबा, बात क्लियर हो गई? जी जल्दी से, हमारे पास टाइम कम है। ये जी शाहताज सुन लें, 20 मिलियन का ना एसेट गलती से कैपिटलाइज कर दिया आज, तो हम रिमूव कर देंगे, आज की वैल्यू में से लेस कर देंगे।
लेकिन एक्विजिशन से पहले 5 मिलियन का खर्चा हुआ था और वो भी एक्सपेंस आउट हुआ था, तो कैपिटलाइज तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो कैपिटलाइज कुछ हुआ ही नहीं था तो रिवर्स क्यों करूं मैं? ठीक है शाहताज, आगे चलते हैं। टाइम कम है, मैं चाहता हूं कि मैं कम से कम गुडविल एनसीए जरूर कैलकुलेट करूं। इंफॉर्मेशन नंबर 4, Real has purchased significant amount of new production equipment during the year. The cost before trade discount 50 million की थी, ट्रेड डिस्काउंट 6 मिलियन का था, जो कि हमने प्रॉफिट लॉस में चार्ज कर दिया। Depreciation is charged on straight line over 6-year period. अच्छा, देखिए हम ना बचपन से एक बात पढ़ते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके परचेज को रिकॉर्ड किया जाता है। तो परचेज रिकॉर्ड करनी चाहिए थी 44 की, हमने रिकॉर्ड कर दी 50 की, और 6 मिलियन को क्या किया, अदर इनकम में रिकॉर्ड कर दिया, प्रॉफिट लॉस में। तो होना ये चाहिए कि मैं 6 मिलियन की अदर इनकम को रिवर्स करूं। अदर इनकम को रिवर्स करने के लिए डेबिट करेंगे। क्रेडिट क्या करूं? प्लांट को क्रेडिट करें, प्लांट या इक्विपमेंट जो भी है उसको क्रेडिट करें। आपने प्लांट 50 का रिकॉर्ड कर दिया, 50 का नहीं है ये 44 का है, और आपने अदर इनकम भी रिकॉर्ड कर दी जब डिस्काउंट मिला, ये अदर इनकम है ही नहीं। तो अदर इनकम को भी रिवर्स करें, प्लांट को भी रिवर्स करें। फिर सोने पे सुहागा ये कि आपने जब एसेट खरीदा था तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज की थी आपने। डेप्रिसिएशन कितने अरसे पे? 6 ईयर पे। कब अक्वायर किया था आपने ये एसेट? इस साल ड्यूरिंग द ईयर अक्वायर किया। आपने डेप्रिसिएशन भी किस तरह से चार्ज की होगी? 6 सालों के ऊपर। जब आपने प्लांट को ओवर रिकॉर्ड किया हुआ है तो डेप्रिसिएशन भी आपने ओवर रिकॉर्ड की होगी। 6 मिलियन का एसेट आपने ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, तो 6 साल के हिसाब से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी। तो 1 मिलियन की डेप्रिसिएशन भी आपने ज्यादा चार्ज की होगी। तो डेप्रिसिएशन को रिवर्स करें और प्लांट को डेबिट करें। ये दो बातें क्लियर होती हैं। ये बड़ा मतलब बेसिक सा कंसेप्ट है। जब एसेट ओवर रिकॉर्ड हुए होंगे तो डेप्रिसिएशन भी ओवर रिकॉर्ड हुई होगी। एसेट को रिवर्स करूंगा तो डेप्रिसिएशन भी रिवर्स करूंगा। 6 मिलियन कैसे? 6 मिलियन का डिस्काउंट है रेहान, 6 मिलियन का डिस्काउंट है। रेहान दोबारा सुन लो, उसने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी 50 मिलियन के ऊपर, हालांकि डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी 44 मिलियन के ऊपर। तो उसने 6 मिलियन के ऊपर डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज की हुई है। तो 6 मिलियन के ऊपर डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज की हुई है, उसको रिवर्स करना। ठीक हो गया। अब जब मैं ये दो एंट्रीज पास करूंगा तो क्या इफेक्ट आएगा? ये कंपनी कौन सी है? रील। तो रील के क्या क्या इफेक्ट आएंगे जरा देखिएगा। रील के प्लांट को रिवर्स करेंगे, और जब प्लांट रिवर्स होगा कितने से होगा? 5 से। ये 5 से क्यों रिवर्स हो रहा है फिर सुन लें। 6 से प्लांट क्रेडिट करना है, 1 से प्लांट डेबिट करना है। या यूं कह लें कि 6 से इनकम डेबिट करनी है, 1 से इनकम क्रेडिट करनी है। तो इनकम अल्टीमेटली डेट करके कितनी से हुई? 5 से। 5 से इनकम डेबिट होगी और प्लांट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो 5 का इफेक्ट आएगा सिर्फ। तो 5 यहां से भी माइनस होगा और प्लांट में से भी माइनस होगा 5। ठीक है, ये थी इंफॉर्मेशन नंबर 4। इंफॉर्मेशन नंबर 5 के लिए थोड़ा हौसला चाहिए। मैं खुद अब थक गया हूं वैसे, लेकिन पढ़ते हैं, ये इंफॉर्मेशन नंबर 5 कर लेते हैं। Policy of group is now to state property, plant and equipment at depreciated historical cost.
जी रेहान, रिटेन अर्निंग में इफेक्ट लिया मैंने वर्किंग वन की कॉलम 2 में जब इफेक्ट लिया तो रिटेन अर्निंग में लिया ना, सब्सिडी की रिटेन अर्निंग में इफेक्ट ले लिया मैंने। जी मैं दोबारा पढ़ता हूँ। 5वीं इंफॉर्मेशन, ग्रुप की पॉलिसी चेंज हो गई है। अब ग्रुप की पॉलिसी है कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, हम रिवैल्यूएशन नहीं करेंगे। द ग्रुप चेंज फ्रॉम रिवैल्यूएशन मॉडल टू कॉस्ट मॉडल इन द ईयर 30 नवंबर 2012। हमने इस साल ये पॉलिसी चेंज की है और सारी की सारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दिया है इन द ईयर, एक्सेप्ट सिवाय लाइन ने अपनी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को अभी भी 2011 में रीवैल्यू किया था और वो अभी भी रिवैल्यूएशन रिजर्व उसका शो हो रहा है। मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट में 70 का रिवैल्यूएशन रिजर्व आ रहा है लाइन का। इसका मतलब क्या है? 70 से रिवैल्यू किया हुआ। अब हमारी ग्रुप की पॉलिसी चेंज हो गई है। देखिए रिवैल्यूएशन रिजर्व ना रॉड का है ना रील का है। लाइन ने अभी तक अपना रिवैल्यूएशन रिजर्व लिखा हुआ है। रॉड और रील ने तो अपना रिवैल्यूएशन रिजर्व रिवर्स कर दिया है, लेकिन अभी तक लाइन ने नहीं किया। तो लाइन का रिवैल्यूएशन रिजर्व को जब हम रिवर्स करेंगे तो क्या एंट्री पास होगी? अगली बात जो है ना वो मुश्किल तरीके से की गई है। मैं सिंपल सी बात करूं कि रिवैल्यूएशन रिजर्व को जब रिवर्स करेंगे तो क्या एंट्री पास होगी? 70 को हम रिवर्स कर देंगे। 70 को जब रिवर्स करेंगे तो प्लांट यहाँ से भी रिवर्स करेंगे और एसेट से भी रिवर्स कर देंगे। तो हम जब प्लांट से रिवर्स करेंगे 70 यहाँ से, यानी कि वही जो ऊपर 70 लिखा हुआ था वो रिवर्स कर दिया हमने। ठीक है, तो सेकंड इफेक्ट प्लांट से भी रिवर्स कर देंगे। तो सिंपल ये एडजस्टमेंट होगी। अब वर्किंग वन के टोटल करते हैं जल्दी से ताकि वर्किंग 2 और 3 भी कर सके आज के लेक्चर में। जी रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट एंड एसेट क्रेडिट सही कहा। वर्किंग वन के पहला कॉलम दूसरा कॉलम 600 200 800 310। ले जी वर्किंग वन मुकम्मल हो गई। वर्किंग टू पे आते हैं, गुडविल। और एक एक करके दोनों कंपनी की कैलकुलेट करेंगे। पहले रील की इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है रील में? रील में इन्वेस्टमेंट है 640 की और उसके बदले में क्या मिला? 710 के नेट एसेट्स। कितने परसेंट ओन करते हैं? 80%। हम रील को 80% ओन करते हैं। 568। तो गुडविल हुई 72 की। अब लाइन की थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी। सब सब्सिडी की हमेशा थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी। 2 स्टेप में करनी है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी है? इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी है? तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखें जी, हमने की हुई है 160 की, इनडायरेक्ट 100 की। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 160 की, इनडायरेक्ट है 100 की। लेकिन ये हमने नहीं की, किसने की हुई है? इनडायरेक्ट का मतलब भी क्या है? सब्सिडी ने की है। और सब्सिडी को कितना ओन करते हैं? 80%। तो ये 80 की गिर जाएगी, 240 की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के। लेकिन इसके बदले में हमें नेट एसेट्स कितने मिले? 300। 300 का कितना परसेंट इफेक्टिव शेयर होल्डिंग देखें? इफेक्टिव शेयर होल्डिंग है 60%। 180। गुडविल हुई 60 की। 60 और 72 132। ये हो गई वर्किंग नंबर 2। वर्किंग नंबर 2 पे कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दें, नहीं तो आगे चले। वर्किंग नंबर 2, में कोई मसला नहीं है तो फिर वर्किंग नंबर 3 में आ जाए, रील और लाइन। पहले हम कैलकुलेट करेंगे लाइन की। लाइन है उसके नेट एसेट्स 310,
और कितने परसेंट इफेक्टिव एनसीआई है? 40%। 310 का 40%, 124। 124। रील की 775 परसेंटेज 20। खासतौर पे जरमीना और एक दो स्टूडेंट थे जिनको प्रॉब्लम हो रहा था पिछले क्वेश्चन में एनसीई समझने में। जी 775 का 20% ले लूं या कुछ करना है? क्या करना है याद करें। क्या माइनस करूं? इन्वेस्टमेंट कितनी अमाउंट बताएं, अमाउंट बताएं, क्या माइनस करूं? कितनी अमाउंट माइनस करूं? 100। बिल्कुल ठीक कहा शहनाज आपने। क्वेश्चन का फेस शो कर दें जी, क्वेश्चन का फेस देख लें। 100 की इन्वेस्टमेंट की हुई है रील लाइन में, तो 100 माइनस करेंगे। 675 का 20%, 135 और 124 मिला के 259। ये वर्किंग 3 हो गई। वर्किंग 2 और 3, वर्किंग 4 पे आ जाता है। ग्रुप रिटेन अर्निंग, ये बड़ी सिंपल सी होगी। पेरेंट की अपनी कितनी है? 625। रॉड की 625। रील की 775 और 710 का फर्क, 775 और 710 का 80% ले लेंगे, जो डिफरेंस आएगा 775 माइनस 710 का 80%, 52। लाइन 310 माइनस 300 का इफेक्टिव शेयर होल्डिंग 60% है, 6 आ जाएगा। खत्म, क्वेश्चन खत्म। 625, 5 और 6, 636। ले जी, वर्किंग का स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन आप टैली करेंगे, टैली हो जाएगा। अदर रिजर्व नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, अदर रिजर्व इस क्वेश्चन में नहीं है शाहताज अली खान। रीवैल्यूएशन रिजर्व भी नहीं है, अगर आप गौर करें रीवैल्यूएशन रिजर्व भी खत्म हो गए हैं। खत्म हो गए शाहताज अली खान, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी खत्म हो गए। 70 थे लेकिन हमने रिवर्स नहीं कर दिया उसको। जी बैलेंस शीट बना लेंगे या मैं बनाऊं? चले, अगर ना भी बनी तो कल मैं बनाऊंगा। तो यहीं पे इस क्लास को रोकते हैं, टाइम ओवर हो गया। तो सी यू टुमारो सेम टाइम इंशाल्लाह। इस बैलेंस शीट को टैली कर दीजिएगा, ना भी हुई टैली तो मैं बना लूंगा, मैं आपको टैली करके दूंगा। रील का 52 आता है, सुहेल चिश्ती कह रहे हैं 52 टोटल आता है। 52 किस चीज का? अच्छा, 775 माइनस 710, इसका 80% 52, 625 प्लस 52 प्लस 6, 683 बनता है ये। बहुत देर की मेहरबान आते आते, लेकिन चले बता दिया आपने। 683 ठीक है। कल मिलते हैं सेम टाइम पे जी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।